उस धुएं के अंदर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सौरभ ये सोचकर बहुत परेशान हो गया कि वो वहां से बाकी लोगों को बाहर कैसे निकाले। इसके बाद सौरभ ने एक रक्षा कवच उस दिशा में फेंका और उस रक्षा कवच की वजह से एक हवा का बवंडर उठा और थोड़ी दूर का धुआं साफ हो गया। बुलंद तलवार भी घबराई हुई थी और सौरभ भी। सौरभ ने फिर बुलंद तलवार से हवा में एक तूफान पैदा करने के लिए कहा। फिर सौरभ भी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वहां पर धूल और धुएं का बवंडर सा उठा और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो गया। उस मॉन्स्टर को देखकर सौरभ भी डर गया और उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस मॉन्स्टर की आंखें बड़ी और लाल लाल थी। उसने सौरभ की तरफ देखकर कहा, मैं राक्षस राज हूं। क्या तुम ही यहाँ पर जादू का इस्तेमाल कर रहे थे? सौरभ घबराया हुआ था और बुलंद तलवार वापस से उसकी हथेली के अंदर छिप गई थी। उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो? राक्षस राज ने कहा, तुम्हारे हाथ में मुझे बुलंद तलवार का आभास हो रहा है, जरा मुझे दिखाओ तो। सौरभ ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन राक्षस राज ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से उसकी हथेली खोलकर बुलंद तलवार का चिन्ह देखने लगा। तलवार ने डरते हुए सौरभ से कहा, इस राक्षस से वही लड़ सकता है जिसने तंत्र और वास्तुशास्त्र की कला में कम से कम 5वां लेवल प्राप्त किया हो। तभी वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स पहुंच गए। राक्षस राज ने जैसे ही उन्हें देखा, उसने गुस्से में उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, लेकिन सौरभ ने तुरंत ही एक रक्षा कवच फेंककर उस पत्थर को नष्ट कर दिया। कुछ मीडिया चैनल वालों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और लाइव टेलीकास्ट कर दिया। चारों तरफ मीडिया में ये खबर चलने लगी कि एक बहुत बड़े से राक्षस और एक लड़के सौरभ के बीच में लड़ाई चल रही थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सरकार और तंत्र मंत्र और वास्तुशास्त्र समिति के लोग इसे हटवाने में जुट गए। कुछ ही देर में वो खबर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया से गायब हो गई थी और उसकी जगह पर न्यूज आई कि ये सिर्फ एक मिलिट्री प्रैक्टिस थी। उधर राक्षस राज ने जैसे देखा कि सौरभ ने उसके वार को काट दिया था, उसे गुस्सा आ गया और उसने सौरभ को ऊपर उठा लिया और उसकी गर्दन को दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। सौरभ की आंखें बाहर निकल आई और उसे लगा कि बस उसकी जान जाने ही वाली थी। उसने किसी तरह से अपनी जेब से एक बड़ा सुरक्षा कवच निकाला और बाबा भैरवनाथ से मन ही मन गुजारिश की, बाबा, आज आपके आशीर्वाद और आपकी शक्तियों की बहुत जरूरत है। आज बचा लो, चाहे इसके बदले में कुछ भी ले लो। और ये कहकर उसने वो रक्षा कवच राक्षस राज के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सौरभ का दिमाग सुन्न हो गया और धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। जब सौरभ की आंख खुली तब उसने देखा कि वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसका शरीर काफी कमजोर महसूस कर रहा था। वो खड़ा हुआ, उसने अपनी आंखें मली और बुलंद तलवार से कहा, हम लोग अपनी ही दुनिया में हैं या किसी और दुनिया में? तुम्हें तो मालूम होगा। लेकिन उसे बुलंद तलवार का कोई जवाब नहीं मिला। उसने जब अपनी हथेली को खोलकर देखा तो उस पर से बुलंद तलवार का चिन्ह गायब हो चुका था। उसने फिर अपने मन की शक्तियों से बुलंद तलवार को कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका बुलंद तलवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने जब रास्ते से जाते हुए एक आदमी को देखा तब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो उसका चेहरा भी नहीं पढ़ पा रहा था। उसके शरीर में जगह जगह चोटें थी और उसे बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी। लेकिन ये वीकनेस सिर्फ फिजिकल ही नहीं, स्पिरिचुअली भी थी। उसकी लगभग सारी शक्तियां उसके अंदर से गायब हो चुकी थी। कुछ देर तक तो वो समझ नहीं पाया कि वो अपनी ही दुनिया में था या किसी और दुनिया में था। लेकिन उस इंसान को देखने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि शायद वो धरती पर ही था। वो हताश हो गया कि वो अपनी शक्तियां खो चुका था। पैर जख्मी होने के कारण वो लंगड़ाकर भी चल रहा था और उसे एक हॉस्पिटल ढूंढने की सख्त जरूरत थी। वो पैदल चलने लगा और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक छोटे से कस्बे के बाहर
एक सरकारी हॉस्पिटल दिखाई पड़ा। सौरभ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा ही था कि उसे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा 14-15 साल का लड़का दिखाई पड़ा, जो बिल्कुल बदहवासी की हालत में बाहर खड़ा था। उसने अपने हाथ के नीचे कुछ मोटी किताब जैसा दबाया हुआ था। सौरभ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा और तभी वो लड़का पीछे की तरफ देखता हुआ दौड़ा और सौरभ से टकरा गया। उसके हाथ से वो किताब नीचे गिर गई और जब सौरभ ने उस किताब को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो किताब बाबा भैरवनाथ के द्वारा बनाए गए रक्षा कवचों का एक एल्बम थी। सौरभ ने वो एल्बम उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। ये एल्बम बाबा भैरवनाथ के वंशज के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती थी। सौरभ ने उस लड़के की तरफ देखा तो वो लड़का बहुत परेशान लग रहा था। सौरभ ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस लड़के ने घबराते हुए कहा, मेरा नाम मोहन है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। सौरभ ने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? उस लड़के ने फिर सौरभ का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर ले गया। सौरभ ने उससे कहा, अरे यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? हम नीचे भी तो बात कर सकते थे। लेकिन उस लड़के ने सौरभ के आगे लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मेरी बहन रीनी को आयुष से बचा लो। मोहन के मुंह से उसकी बहन की बात सुनकर सौरभ चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारी बहन है? कहाँ है वो? मोहन ने सामने के एक वार्ड की तरफ इशारा कर दिया। सौरभ मोहन के साथ जब उस वार्ड के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़का अंदर एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार रहा था और धमका रहा था। वो कह रहा था, तेरा बाप तो कर्जा लेकर मर गया, अब उसे भरेगा कौन? तुझे ही भरना पड़ेगा, चल मेरे साथ। इससे पहले सौरभ कुछ करता, मोहन ने दरवाजा खोला और दौड़कर आयुष के पास आ गया और उसके हाथों को दांत से काट लिया। आयुष को जोर से दर्द हुआ तो उसने घूमकर मोहन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मोहन का सर दीवार से जाकर लड़ गया और वो नीचे गिर गया। सौरभ झट से अंदर गया और उसने आयुष को पकड़कर नीचे धकेल दिया। रीनी दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसने मोहन को गले लगा लिया और पूछा, मोहन तुम ठीक हो ना? मोहन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रीनी ने सौरभ की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो? जवाब में सौरभ ने अपने गले से एक लकड़ी का लॉकेट निकालकर रीनी के सामने रख दिया। उस लॉकेट को देखकर रीनी बिल्कुल चौंक गई और उसने कहा, ये तो मेरे पूर्वजों का है, इसमें बाबा भैरवनाथ की शक्तियां हैं, तुम्हारे पास कहां से आया? सौरभ ने पूछा, तुम बाबा भैरवनाथ के बारे में कैसे जानती हो? रिनी ने कहा, हम लोग उनके वंशज हैं, उनकी आखिरी पीढ़ी। सौरभ ने कहा, मेरा भी उनसे बहुत गहरा रिश्ता है, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे दुनिया को बचाने के लिए चुना है और उन्होंने मुझे कुछ शक्तियां भी दी थी जिसकी मदद से मैं दूसरों की मदद कर पाता था, लेकिन एक हादसे में वो शक्तियां मुझसे खो गई हैं। तभी आयुष वापस से उठकर सौरभ के पास पहुंचा और उसने कहा, साले मुझ पर हाथ उठाया तूने, अभी बताता हूं। लेकिन सौरभ ने इससे पहले ही उसे घूमकर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी नाक फट गई। फिर सौरभ ने उसे जोर से पीठ में एक किक मारी और वो दर्द से बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिर गया। सौरभ को रियलाइज हुआ कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा इस वजह से आ रहा था क्योंकि वो रीनी से एक कनेक्शन फील कर रहा था, बाबा भैरवनाथ की वजह से। फिर उसने रीनी और मोहन को बाहर निकलने का इशारा किया। उसने वापस मुड़कर आयुष को फिर से घूंसा मारा क्योंकि वो उठने की कोशिश कर रहा था और फिर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने रीनी और मोहन को छिपने का इशारा किया और फिर जब गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आयुष कमरे से बाहर निकल गया तब उसने इशारा करके मोहन और रीनी को अपने साथ आने के लिए कहा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मोहन ने उससे कहा, मुझे ये जगह पता है, आओ मैं सबको एक सेफ जगह पर ले चलता हूँ। फिर थोड़ी देर में वो लोग एक झुग्गी के अंदर थे। थोड़ी देर तक बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान की सांस ली और फिर रीनी ने कहा, तुमने आयुष को मारकर अच्छा नहीं किया, वो और उसकी फैमिली बहुत ताकतवर है, वो पता नहीं हमारे साथ अब क्या करेंगे। सौरभ ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कितने वक्त से तुम लोगों की तलाश में था और आज अगर मोहन के हाथ से वो एल्बम जमीन पर नहीं गिरता तो
शायद तुम लोगों से मुलाकात ही नहीं हो पाती। पर तुम लोग इस पचड़े में कैसे पड़ गए? रीनी ने एक सांस छोड़ते हुए कहा। लंबी कहानी है, सौरभ ने कहा। मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, रीनी ने कहा। काफी साल पहले मेरे दादाजी और आयुष के दादाजी आपस में बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे और वो लोग जादुई यंत्र बनाने का बिजनेस करते थे। पर उनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी। साथ ही मेरे पापा भी उनके इस बिजनेस के खिलाफ थे। इसीलिए मेरे दादाजी की और मेरे पापा की भी आपस में नहीं बनती थी। फिर अचानक एक कार एक्सीडेंट में मेरे दादाजी की मौत हो गई। उसके बाद आयुष के दादाजी ने मेरे पापा को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि वो दादाजी की जगह उनके पार्टनर बन जाएं, पर पापा ने मना कर दिया और फिर उन्होंने अपना खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही उन्हें एक डील में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। जब ये बात आयुष के दादाजी को पता चली तो उन्होंने पापा और पापा के पार्टनर को 70 लाख रुपए लोन देने की पेशकश की। मजबूरी में पापा को उनका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ गया। फिर जब कर्ज लेने के बाद पापा और पापा के पार्टनर फैक्ट्री के रॉ मटेरियल्स के लिए खरीदारी करने की प्लानिंग करने लगे, तब उनके पार्टनर ने पापा से कहा कि उन्हें लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए सारे पैसों को एक ही अकाउंट में डाल देना चाहिए। पापा उनकी बात मान गए और यहीं उनसे चूक हो गई। उन्हें पता नहीं था कि वो आयुष की फैमिली के बिछाए जाल में फंस चुके थे। उनका पार्टनर सारे पैसे लेकर भाग गया और उसी समय आयुष के दादाजी अपने लोन की रीपेमेंट की डिमांड करने लगे। पापा को अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी। रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश की तो सबने उनसे मुंह मोड़ लिया। आयुष के दादाजी हमारे घर को भी हड़पना चाहते थे और घर को बचाने के लिए पापा ने एक दिन सुसाइड कर लिया। आयुष की फैमिली के प्रेशर और कर्ज की वजह से हमारे पापा हमारा साथ छोड़कर चले गए। ये कहते कहते रीनी की आंखों में आंसू भर गए थे। सौरभ को कहीं ना कहीं रीनी की बातें सुनकर ये जरूर शक हो रहा था कि रीनी के दादाजी और पापा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं आयुष की फैमिली का हाथ जरूर था। उसने रीनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, तुम बाबा भैरवनाथ की वंशज हो, इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि आयुष की फैमिली के साथ सेटलमेंट कराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस मेरी शक्तियां खो चुकी हैं और पहले मुझे उन्हें ढूंढना है। रीनी ने कहा, मैं तुम्हारी शक्तियां खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बाबा भैरवनाथ की वंशज हूं और उनके बारे में काफी कुछ जानती हूं जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद किस्मत ने सही वक्त पर हमें एक दूसरे से मिलाया है। आज से एक नई जगह पर जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कई और दिलचस्प कहानियों की सैर करने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ।